Hi friends, welcome back. भाई why secular Hindus are the biggest danger to Hinduism? तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। कई एग्जाम्पल्स हैं भारत की हिस्ट्री में जब इस्लामिक इन्वेजन के समय हिंदूज के अंदर की फूट की वजह से घुसपैठियों ने इसे एक्सप्लॉइट किया और भारत पर राज किया। याद करिए कि 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को दबाने के लिए भी सिख रेजिमेंट और गुरखास की मदद ब्रिटिश ने ली थी। मेरा पॉइंट ये है कि बेसिकली भारत के लोगों को पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी के ऊपर जॉन्टी रोड्स की तरह डाइव मारने की आदत है। भारत में कई ऐसे हिंदूज हैं जो हिंदुओं की और हिंदुइज्म की हित की बातों को ऐसे अपोज करते हैं जैसे उनसे किसी ने पूछ लिया हो कि क्या RCH2 बननी चाहिए या नहीं। कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा लो। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। हमारे देश के ज्यादातर लोगों को मतलब ही नहीं है मंदिर बने मस्जिद बने। राम मंदिर विवादित बाबरी मस्जिद के स्थल पर तो बन ही नहीं रहा है। तो आज के वीडियो में हम इन सेक्युलर हिंदूज से पूछेंगे Why are you the way that you are? और हम देखेंगे कि भारत और खासकर हिंदुइज्म के लिए क्यों सेक्युलर हिंदूज रैडिकल इस्लामिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। देखिए, सेक्युलरिज्म शब्द जो है उस शब्द को हम यूरोप से एसोसिएट करते हैं। 1851 में जॉर्ज जेकब होलियोक ने सेक्युलरिज्म को डिफाइन किया था और उन्होंने कहा था कि एक सोसाइटी तब सेक्युलर हो जाती है जब वो वर्ल्डली चीजों को धार्मिक या रिलीजियस मैटर्स के ऊपर प्रेफरेंस देती है। होलियोक के हिसाब से सेक्युलरिज्म लाइफ के ड्यूटी को प्योरली ह्यूमन कंसिडरेशंस पर फोकस किया जाता है और रिलीजियस डॉक्ट्रिन से अलग रखा जाता है। उनके हिसाब से चर्च और स्टेट के बीच में एक बहुत क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए और पॉलिटिक्स और सोसाइटी में इस तरह से रिलीजन की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए, यूरोपियन देशों में इस तरह की फिलॉसफी की, इस तरह के हार्ड लाइन सेक्युलरिज्म की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि चर्च और स्टेट आपस में घुले हुए थे। इनफैक्ट द चर्च वाज द स्टेट। बेसिकली चर्च लोगों की लाइफ और गवर्नमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल करती थी। चर्च ने साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, इन सभी चीजों पर पाबंदी लगाई हुई थी क्योंकि इन सारे फील्ड्स को एंटी क्रिश्चियन ब्लास्फेमी माना जाता था। बेसिकली यूरोप में जब भी कोई डेवलपमेंट या साइंस या रैशनैलिटी की बातें करते थे तो चर्च कहती थी आप किताब से ज्यादा जानते हैं। इसलिए यूरोपियन सेक्युलरिज्म को चर्च और रिलीजन को पूरी तरह से साइडलाइन करना पड़ा क्योंकि चर्च ने उस सिविलाइजेशन पर कंप्लीट मोनोपोली बनाई हुई थी और किसी भी फ्रीडम को अलाउ नहीं करती थी। उसको कंपेयर कीजिए भारत से और खासकर सनातन धर्म से। सनातन धर्म भारत का जो है वो हमेशा प्लूरलिस्टिक रहा है। भारतीय धर्म में फंडामेंटली म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। हिंदू धर्म में ब्लास्फेमी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि इस देश में हजारों देवी देवता हैं जिनको अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। इनफैक्ट आपको भारत में ऐसे परिवार मिलेंगे जिसमें हर एक मेंबर अलग अलग देवी देवता की पूजा करता है। आस्था पर लिमिट्स इनसिक्योर तानाशाह लगाते हैं, एक कॉन्फिडेंट धर्म नहीं। देखिए, इसी तरह एक कॉन्फिडेंट करियर के लिए चाहिए होती है करंट इंडस्ट्रियल स्किल्स। देखिए, आपने देखा होगा कि रिसेंटली इतने मैसिव लेऑफ्स हुए हैं कई इंडस्ट्रीज में जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI टूल्स का तेजी से ग्रो करना। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी फनी AI की वजह से हो रहे हैं layoffs। इंटेलिजेंस इज टेलिंग मी अबाउट अभी बहुत आर्टिफिशियल कम है, इंटेलिजेंस। पर लेकिन होंगे देखिए, मैं future। बताऊं या ना बताऊं, बात तो सच है ना। आज की डेट में आप बिना AI स्किल्स के किसी भी इंडस्ट्री में रियली सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे टेक फील्ड हो या नॉन टेक फील्ड हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, HR हो, फ्रीलांस हो, ऑपरेशंस हो या फिर फाउंडर ही क्यों ना हो। बिना अपने स्किल्स को AI के टूल्स के इस्तेमाल से अपग्रेड किए अब कई इंडस्ट्रीज में सर्वाइवल मुश्किल है। इसीलिए तो एज ए रिस्पॉन्सिबल फाउंडर एंड CEO ऑफ सेक्युलरिज्म हमने ग्रोथ स्कूल से आपकी 3 घंटे की एक AI और चैट GPT की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। वैसे तो ये वर्कशॉप पेड होती है लेकिन श्याम शर्मा शो के
पहले 1000 सेक्युलर व्यूअर्स के लिए ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। मैंने पर्सनली ये वर्कशॉप कंप्लीट की है और मुझे रिसर्च में, स्क्रिप्टिंग में इन टूल्स का इस्तेमाल करके काफी हेल्प मिली है। मैं इस क्लास को 5 आउट ऑफ 5 सेक्युलर प्रणाम दूंगा। मेरी तरह 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस क्लास को ऑलरेडी अटेंड किया है। इस वर्कशॉप से आप जॉब हंटिंग स्किल्स, परफेक्ट रेज्यूमे, ईमेल राइटिंग स्किल्स, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल शीट में कैसे सॉल्व करें, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इवन पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे इंप्रूव करें, ये भी सीख सकते हैं। आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, अपनी जॉब सिक्योरिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का कर रहे हो? आरसीबी का आईपीएल जीतने का? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज क्लिक करिए और वर्कशॉप का फ्री स्लॉट अभी के अभी बुक कीजिए। इनफैक्ट भारत के इतिहास में ऐसे कई एग्जांपल्स भी हैं जहां पर उन्होंने ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई है। आप देखिए ईरान के पारसीज को, जिनको इस्लामिक घुसपैठियों ने ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उनको भारत में शरण दी गई। यहूदियों को, जिनको पूरी दुनिया में प्रताड़ित किया गया है, सिर्फ भारत एक जगह है जहां वो शांति से रह पाए हैं, जहां इंडस्ट्रियल स्केल का एंटी सेमिटिज्म कभी भी नहीं देखा गया है। भारत ने तिब्बती शरणार्थियों के लिए भी खुशी खुशी अपने घर के दरवाजे खोले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जब पूरी दुनिया भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर को अपना रही है और अप्रिशिएट कर रही है, उस समय भारत में ही ऐसे कुछ लोग हैं जो भारत को पीछे रखने में लगे हुए हैं। ये मुन्ना भाई के उस टूरिस्ट की तरह हैं जिन्हें भारत सिर्फ खराब, गरीब और पिछड़ा हुआ ही अच्छा लगता है। I want real India, poor people, hungry people. लेकिन देखिए, ये जो सेल्फ हेट्रेड है, ये जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है सेक्युलर हिंदूज में, इसके हमारे हिस्ट्री में कई एग्जांपल्स रहे हैं। लेकिन ये बड़े स्केल पर ब्रिटिश राज के समय पर भारत में आता है। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो उनका गोल था कि इंडियन एजुकेशन जो है उसको अंग्रेजी एजुकेशन से रिप्लेस किया जाए, ताकि भारत में अंग्रेजी राज के लिए भारत के लोगों के दिलो दिमाग में सराहना पैदा की जाए। उनको ये सिखाया जाए कि इंग्लिश राज एक्चुअली उनके लिए अच्छी चीज है। और इसकी बागडोर लॉर्ड मकॉले नाम के एक प्राणी को दी जाती है। उसका गोल था कि ब्रिटिश एजुकेशन का इस्तेमाल करके एक ऐसा क्लास ऑफ इंडियंस क्रिएट किया जाए जो दिखने में तो इंडियन लगते हैं, लेकिन टेस्ट में, ओपिनियंस में, मॉरल्स में और इंटेलेक्ट में पूरी तरह से अंग्रेज हैं, जो मानते हैं कि भारत की हर चीज खराब है और अंग्रेजों ने जो भी चीज भारत को दी है वो सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं। इसी गोल के साथ एओ ह्यूम की मदद से इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी क्रिएट किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल था कि वो एक प्रेशर वाल्व की तरह काम करे। जितनी भड़ास है भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, वो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिबेट में निकाल दें और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक्चुअली कोई सीरियस प्रेशर ना पड़े। फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कांग्रेस में भी कई ऐसे लोग आके भर्ती हो गए जो अपने कल्चर में बहुत प्राइड फील करते थे और जिनका गोल था पूर्ण स्वराज, जैसे बाल गंगाधर तिलक। आज जो गणपति सेलिब्रेशन पूरे महाराष्ट्र में इतने धूमधाम से मनाई जाती है, आप महाराष्ट्र को इमेजिन नहीं कर सकते बिना उन गणपति सेलिब्रेशंस के। वो बाल गंगाधर तिलक ने एक नेशनलिस्टिक फर्वर महाराष्ट्र में क्रिएट करने के लिए शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे इस तरह के जो स्टॉन्च नेशनलिस्ट थे, उनसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर हटाकर उस तरह के लोगों को दी जाने लगी जो अंग्रेजों के साथ और समझौता करने को तैयार। खुद अपने आप को अंग्रेजों की तरह बनने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी तो इतने सेकुलर थे कि वो मानते थे कि अगर मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं तो हिंदुओं को खुशी खुशी मौत स्वीकार कर लेनी चाहिए और मुसलमानों पर कभी नाराज भी नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने सेकुलरिज्म की वजह से गांधी जी और नेहरू जी ने खिलाफत मूवमेंट जैसे मूवमेंट को भी सपोर्ट किया था, जिसका ये जो हमने स्कूल में पढ़ा ना, मैं तो समझ ही नहीं आई कि बोल क्या रहे हैं यार, ये तो लॉजिक नहीं समझ में आया। वो हिंदुओं से घनी नफरत करते थे। कांग्रेस के 1920 के एनुअल सेशन में खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स ने ऐसे कुरानिक वर्सेस पढ़े थे जो जिहाद की बात करते थे और काफिरों को मारने की बात करते थे। जब गांधी जी से ये बात उठाई गई कि देखिए ये तो यार सीधे सीधे हिंदुओं को मारने की बात करें, तो गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, काफिर तो सिर्फ अंग्रेज है, ये अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। ये तो उसी तरह का डिल्यूजन है यार कि अगर सड़क पे एक खूबसूरत लड़की ने गलती से आपको देख लिया तो आप तो उसके साथ घर बसाने के सपने देखने लगे। इसी सेकुलरिज्म की वजह से तो जब 1921 में हजारों हिंदुओं को मारा गया था मोपला मैसेकर में, तो गांधी जी इतने इंडिफरेंट थे कि बी.आर. अम्बेडकर और आनी बेसेंट भी शॉक हो गए थे। उन्होंने नोटिस किया था कि मोपला मैसेकर के बावजूद गांधी जी ने खिलाफत को पूरा सपोर्ट दिया था और मोपला मैसेकर को बेसिकली एक छोटी सी गलती करार दे दिया था। बेसिकली वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि शाहरुख खान बन गए थे। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन याद कीजिए कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर था और अंग्रेजी गवर्नमेंट पर बहुत भारी दबाव बना हुआ था, उस समय चौरी चौरा में एक हिंसक इंसिडेंट की वजह से
गांधी जी ने पूरे का पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैंसिल कर दिया, मैं भी वकील पोपटलाल की तरह। कैंसिल करो भाई, इसको कैंसिल करो। ये है इंडियन सेक्युलरिज्म जिसको गांधी जी प्रैक्टिस करते थे। हमारे चाचा नेहरू भी इससे कुछ खास डिफरेंट नहीं थे। जब 1946 में नोआखाली में दंगे हुए थे, जहां हजारों हिंदुओं का कत्ल किया गया था, तब नेहरू जी कुछ खास बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जब उसके रिस्पॉन्स में बिहार में दंगे हुए, तब नेहरू जी ने धमकी दी कि अगर बिहार के मुसलमानों पर जरा सी भी आंच आई तो हम भैया बिहार पर ही बॉम्ब गिरा देंगे। नोआखाली के लोग भी सोच रहे होंगे कि यार हम भी मूछ फूछ मुड़ा ही लेते हैं, हमको भी थोड़ा प्यार मिलेगा नेहरू जी से शायद। इसीलिए वीर सावरकर जैसे लोग थे जो इस तरह के सेक्युलरिज्म से नफरत करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये सेक्युलरिज्म झूठा है, ये बराबरी में विश्वास नहीं रखता, ये एक कम्युनिटी की अपीसमेंट में विश्वास रखता है। तो देख लो भाई, क्या हिस्ट्री पता। मैं तो यही पूरे टाइम सोचती रह गई कि किताबों में जब बचपन में पढ़ते थे, जिन जिन को बोलते थे कि उनकी वजह से हमें फ्रीडम मिली, अब जब वीडियोस देखते हैं और चीजें सुनते हैं तो समझ नहीं आता वो सही कि ये सही। मतलब कई लीडर्स आ चुके हैं जो देश को उजाड़ चुके हैं, और जो आज जो हालत है उन्हीं लीडर्स की वजह से वो तो दिख रहा है। देखो अगर ये कंपैरिजन में सोशल नहीं, मीडिया के हिसाब से थैंक गॉड जब देखते हैं आपको पता चलता है कि चाइना कितना आगे चला हाँ, गया, वही कितने मैं कह- पीछे चले गए, और ये सब हमारे जो थे लीडर्स जो अच्छे नहीं थे। वही मैं कह रही हूँ, मैंने वही कह रही हूँ ना कि वहां पे तो बोलते थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को इतना किया हुआ था बहुत ज्यादा किया था। कि वो तो क्या कोई बच्चों के क्या बोलते हैं, कुछ बोलते थे चाचा ना, नेहरू। चाचा नेहरू। हाँ, चाचा नेहरू के नाम से था। हमें खुद याद है, हम इतना एक्साइटेड होते थे एज अ बच्चे, खुद जब बच्चे थे हम, कि गांधी जी तो बहुत महान थे, चाचा नेहरू की तो जरा तो कोई है ही नहीं। वो बच्चों से इतना प्यार करते थे, बचपन से वो कूट कूट के किताबों को पढ़ पढ़ के, मतलब और किसी चीज से नहीं, किताबों को पढ़ के और जो भी उस टाइम मूवीज बनती थी वो देख के तो यही लगता था। और अब जब सुनते हैं तो फिर अब तो दूसरे एंगल से कि भैया इतनी गलतियां की, देखो जैसे अभी गांधी के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें इतना शौक लगता है। फिर सोचती हूँ यार ठीक क्या हो सकता है। फिर अगर अपना अक्ल दिमाग लगाओ तो देखो भैया, अगर ये ठीक होते, अगर इन्होंने वाकई देश के लिए कुछ करना चाहते थे और सब होता, तो क्या ये प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के साथ जो बाबा टेररिज्म हो रहा है वो भेजते रहते हैं, वो सब वो होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था अगर इन्होंने सब ठीक एक्शंस लिए। चाइना जो इतना आगे है, उसको इतना आगे हमसे आगे नहीं बढ़ा होना चाहिए था। तो फिर मैं यही सोच कर फिर कहती हूँ, मैंने कहा तो ये वाली बात में ज्यादा दम है जो हमें किताबों में पढ़ाया गया था हमारे टाइम में कि ये लोग बड़े महान हैं, वो तो सब गलत है यार। क्योंकि उसमें तो वीर सावरकर का तो कहीं नाम ही नहीं था किसी किताब में भी, हमें तो पता ही नहीं था कौन है भैया वीर सावरकर, कुछ भी नहीं था। तो उससे साफ दिख रहा है कि इन्होंने इतना वो चालाकियां की कि छोटे बच्चों के दिमाग में बचपन से ही कांग्रेस 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 डाली हुई, काफी डैमेज किया करते हैं बहुत ही। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।